नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 12 जून 2025 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। इससे पहले मैं आपको बताऊं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट की। कल देखो प्री का रिजल्ट आया और देखो दिल से बता रहा हूं बहुत बुरा दिन था कल मेरा। नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 12 जून 2025 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं। कल देखो प्रीलिम का रिजल्ट आया और सच बताऊं तो कल का दिन बहुत ख़राब था। ख़राब इसलिए क्योंकि देखो रिजल्ट आता है ना, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्टोरीज़ मुझे पता लगती है। ठीक है, सक्सेसफुल स्टोरीज़, अब बच्चे पढ़ेंगे तो सक्सेसफुल तो होंगे ही, लेकिन देखो जो जिनका नहीं होता है ना और फिर वो बताते हैं कि सर मैं किस सिचुएशन में हूँ, तो बहुत बुरा लगता है यार। कुछ करने का जी नहीं करता। कल शाम को एक लेक्चर लेना था, मैंने लेक्चर भी नहीं लिया। जैसे एक लड़का कहता है कल कि सर रिज़ल्ट आया, सच बताऊँ तो मैं रोना चाहता था, तो मैं बाथरूम में गया रोने के लिए, रो भी नहीं सका। पेरेंट्स को पता लग गया, उन्होंने दरवाज़ा खोल लिया। मतलब क्या बताऊँ। देखो मैं आपको ना कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको ना प्रैक्टिकल एडवाइस दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मैंने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था ना 2016 में, 17 में, 18 में, आप पुरानी वीडियो सर्च मारिए, मैं खूब मोटिवेशन देता था उस समय बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई कुछ नहीं, फाड़ दो, युद्ध है, ये है, वो है। देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे चीज़ें समझ में आ गई। सीट्स हैं लिमिटेड, सीट्स तो देखो उतनी ही हैं, हर साल उतने ही लोगों का होगा। तो वही प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ। आप इमोशंस में मत सोचो, इमोशंस में आके मत सोचो, खुद पे क्वेश्चंस मत उठाओ। देखो सीधी सी बात है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो अगला अटेम्प्ट लेना है या फिर नहीं लेना है। अगला अटेम्प्ट नहीं लेना है तो कोई बुरी बात नहीं है। कई बार देखो हार्ड डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं, समझ रहे हो। फिलहाल के लिए आप प्लान बी की तरफ जाना चाहते हो या फिर यूपीएससी की में फिर अभी फ़िलहाल के लिए ब्रेक लेना चाहते हो, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखो। कोई ख़राब डिसीजन नहीं होता। कई बार मूव ऑन करना लाइफ में ठीक होता है, लेकिन अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखो। मैं जनरल एडवाइस नहीं दे सकता आपको कि हाँ भाई फिर से नेवर गिव अप, फिर से जाग जाओ। नहीं, आप अपने फैमिली की कंडीशन देखो, फाइनेंशियल कंडीशन देखो, खुद का फ़िलहाल का जो मेंटल सेटअप है वो देखो। सारी सिचुएशन देख के आप एनालाइज करो कि फर्दर अटेम्प्ट आपको लेना है या नहीं लेना है। और अगर देखो आप ये डिसाइड कर दे हो कि फर्दर अटेम्प्ट लेना है, तो देखो आप फिर गलती एनालाइज करो। मैं नहीं चाहता कि बिना सोचे समझे फिर से तैयारी में लग जाओ, नहीं। फिर आपको अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, कहाँ पे गलती हो रही है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है या प्रैक्टिस वीक है या रिवीजन वीक थी। डिटेल से अपना एनालिसिस करो, मिस्टेक्स फाइंड आउट करो, उनको नोट डाउन करो और अच्छी स्ट्रेटजी बना के फिर से तैयारी स्टार्ट करो। बिना सोचे समझे फिर से तैयारी स्टार्ट करोगे तो रिजल्ट चेंज नहीं आएगा, यही रिजल्ट होगा। मैं नहीं चाहता अगली बार भी मुझे ऐसी स्टोरीज देखने को मिले। कम से कम देखो ऐसा होना चाहिए कि सर मैंने अपना बेस्ट दिया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए। और मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि सर अभी फ़िलहाल ना तैयारी कंटिन्यू करना है, लेकिन जॉब चाहिए साथ में, मतलब तैयारी के साथ काम, तैयारी करने के लिए साथ में एक जॉब चाहिए। देखो मैं आपको ना किसी दिन पूरा गाइड कर दूंगा कि कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे आप जॉब ले सकते हो, कौन सी चीज़ के कितने पैसे मिलते हैं, पेपर चेक के कितने पैसे मिलते हैं, टीचिंग में क्या स्कोप है, सब कुछ मैं एक बार डिटेल से आपको बता दूंगा, ताकि आप अगर पढ़ते पढ़ते किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम करना चाहते हो, कहीं पर भी, मैं PWOnlyS की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पे भी आप काम करना चाहते हो, तो जो मैं अपना एक्सपीरियंस है पूरा आपके साथ में शेयर करूँगा, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए और आप उसी हिसाब से जॉब के लिए अप्लाई कर सको अलग अलग जगहों पर। तो फिलहाल देखो अभी मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि फ़िलहाल इमोशंस में आके मत सोचो, थोड़ा रैशनली सोचो, थोड़ा अपने आप को समय दो, थोड़ा फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करो, डिसीजन अच्छे से लो, तुरंत के तुरंत मत लो।
थोड़ा सोच के डिसीजन लो, 4-5 दिन थोड़ा रिलैक्स हो, क्योंकि देखो काम माइंड से ही बेस्ट डिसीजन लिया जाता है, समझ गए। तो आज देखो 4 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। 4 इश्यूज़ कौन कौन से? सबसे पहले जो डिज़ाइनर बेबी वाला कंसेप्ट होता है ना, कि बेबीज़ आजकल अमीर लोग डिज़ाइन करवाने लगे हैं, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। एथिकल इश्यूज़ क्या हैं इसमें। क्राउड मैनेजमेंट, बेंगलुरु में स्टैम्पीड हुई, काफ़ी लोग मारे गए, तो क्राउड को कैसे मैनेज किया जाए हमारे देश में, क्या चैलेंजेस हैं, सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नए रूल्स बनाए हैं, विदेशी फर्म्स और विदेशी वकीलों को अलाउ कर दिया है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। और सबसे लास्ट में एथिक्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी डिस्कशन में आज पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 4 एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। खास करके एथिक्स की डायमेंशन में जो हमने अप्लाइड एथिक्स का टॉपिक डिस्कस किया था ना अभी 2-3 दिन पहले ही, याद करो। एथिक्स की 4 डायमेंशन मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, दूसरे नंबर पे नॉर्मेटिव एथिक्स, तीसरे नंबर पे मेटा एथिक्स और चौथे नंबर पे अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स मतलब एथिक्स को रियल लाइफ इश्यूज से रिलेट करना। तो अप्लाइड एथिक्स मैंने आपको बताया था 3-4 दिन पहले। तो शुरुआत में ना सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। आपने सबने ना IVF का नाम सुना होगा। जब देखो कुछ कपल्स ना संतान उत्पन्न नहीं कर पाते तब IVF का सहारा लिया जाता है, लेकिन आजकल ये कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके पीछे कुछ और भी रीजंस हैं जो इस आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा। IVF में क्या होता है, फीमेल साइड से एग्स और मेल साइड से स्पर्म दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है बॉडी से बाहर, और फर्टिलाइजेशन करवा के जो एम्ब्रियो बनता है उसको फिर बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। अब होता क्या है, देखो जब IVF होता है ना तो फिर वाइफ को यानी वुमेन को ना थोड़े हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा एग्स मैच्योर हों। ज़्यादा एग्स होंगे मतलब जितने ज़्यादा एग्स होंगे जो सही होंगे फिर उनका फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा स्पर्म के साथ में, तो मतलब ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप होंगे। जैसे 15-20 एम्ब्रियो डेवलप करवा लिए बॉडी से बाहर, फिर डॉक्टर देखते हैं कि कौन सा बेस्ट एम्ब्रियो है जिनको बॉडी के अंदर यूट्रस में इंसर्ट करना है। समझ गए। अब देखो मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं साइंस एंड टेक का टीचर हूँ, मैं तो एक लेमन टर्म में आपको बता रहा हूँ। अभी आप बस इतना समझिए IVF में क्या होता है। IVF में जब स्पर्म और एग्स की बाहर फर्टिलाइजेशन होती है ना तो मल्टीपल एम्ब्रियो डेवलप किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, और मल्टीपल एम्ब्रियोज में से ना बेस्ट चूज किए जाते हैं। जनरली 2 चूज किए जाते हैं IVF में, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है सारे एम्ब्रियो अगर सक्सेस हो गए तो फिर महिला में मदर में 3 बच्चों की जो प्रेगनेंसी है वो तो रिस्की हो जाती है ना। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आमतौर पे 2 एम्ब्रियो इंसर्ट करते हैं यूट्रस में, लेकिन डॉक्टर के पास में ऑप्शन होता है मल्टीपल एम्ब्रियो में चूज करने का कि कौन से बेस्ट एम्ब्रियो हैं जिनको यूट्रस में इंसर्ट किया जा सकता है। अब यहीं पे आ जाता है बायोएथिक्स वाला कंसेप्ट। अब देखो टेक्नोलॉजी ना काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई है। हाल ही में ना न्यूक्लियस जीनोमिक्स नाम की एक कंपनी है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया न्यूक्लियस एम्ब्रियो। न्यूक्लियस एम्ब्रियो इसमें क्या है, पेरेंट्स ना 20 एम्ब्रियोज में से ना चूज कर सकते हैं कि बेस्ट एम्ब्रियो कौन से हैं जिनको वो इंसर्ट करवाना चाहते हैं। आप बोलोगे सर इसमें क्या गलत है? अरे इसमें बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि पहले ना सिर्फ ये देखा जाता था, बेस्ट एम्ब्रियो की डेफिनेशन ये थी कि पहले सिर्फ कि हाँ भाई कुछ डिजीज़ वगैरह की संभावना ना हो किसी एम्ब्रियो में, वो रिजेक्ट कर देते थे, और बाकी एम्ब्रियो जिसमें डिजीज़ वगैरह की संभावना नहीं होती थी उनको चूज कर लिया जाता था। तो पहले कल्चर थोड़ा सा प्रिवेंशन का था, बट अब तो ना पेरेंट्स को बल्कि ये भी मौका दिया जाने लगा है कंपनीज के द्वारा कि आप ये चूज कर लो 20 एम्ब्रियो में कि कौन से एम्ब्रियो में आगे जाके बच्चे का दिमाग ज़्यादा होगा, मतलब IQ ज़्यादा होगा, कौन से एम्ब्रियो में बच्चे की हाइट ज़्यादा होगी, कौन से एम्ब्रियो में बच्चे का कलर फेयर होगा, कौन से एम्ब्रियो में बच्चे में ज़्यादा आगे जाके बच्चे में ज़्यादा एंजाइटी होगी। मतलब उसी स्टेज पे
अभी तो देखो एम्ब्रियो इंसर्ट किया ही नहीं बॉडी के अंदर, लेकिन बाहर है, और उसी में डीएनए टेस्टिंग करके ये सारे फीचर्स पता लग जाएंगे, और फिर उसके बेस पे पेरेंट्स चूज कर सकते हैं कि उनको अपने बच्चे में कौन से फीचर्स चाहिए और कौन से एम्ब्रियो को वो इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो यही तो कंसेप्ट हो गया ना डिजाइनर बेबी वाला, कि पेरेंट्स इनडायरेक्टली अपने बेबी को डिजाइन करवा रहे हैं कि कौन से फीचर्स वो चाहते हैं। यहां पे ना एक कंसेप्ट आता है पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर। मतलब देखो, जैसे ये है एम्ब्रियो नंबर 1, एम्ब्रियो नंबर 2, एम्ब्रियो नंबर 3। अब ना हर एक एम्ब्रियो को ना रिस्क दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है एक, हाँ भाई कैंसर का रिस्क कितना है 10, और थैलेसीमिया का रिस्क कितना है 20। ऐसे करके ना जितना भी रिस्क है वो काउंट कर लिया जाता है हर एक एम्ब्रियो का। फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो 1 का आ गया 76, एम्ब्रियो 2 का आ गया 82, एम्ब्रियो 3 का आ गया 85। तो उसके बेस पे रिस्क का स्कोर आ जाता है। फिर उसके बेस पे जिसमें मिनिमम रिस्क होता है डिजीज का, फिर वो एम्ब्रियो इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये ना एक प्रकार से बायो और मैथमेटिक्स दोनों मिक्स हो गई हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैथमेटिक्स से आता है प्रोबेबिलिटी, और बायो तो इन्वॉल्व है ही, समझ गए। तो आने वाले समय में देखो डिजाइनर बेबीज का जो कंसेप्ट है ना, इवन बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। जैसे आईवीएफ कुछ सालों पहले तक ना सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उपलब्ध होता था, लेकिन इवन सही बता रहा हूँ मैं आपको, इवन गांव लेवल पे भी आईवीएफ कहीं कहीं मतलब अवेलेबल हो जाएगा। उतना इजीली नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन बहुत छोटे गांव जैसे 20-25 हज़ार की पॉपुलेशन है, वहाँ पे आईवीएफ आज के समय में अवेलेबल है। तो ये डिजाइनर बेबीज़ वाला कंसेप्ट भी अब धीरे धीरे आएगा। क्योंकि देखो 10 साल पहले जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी ना, तो मुझे लगता था ये तो बहुत साल लग जाएंगे, 50 साल लग जाएंगे, लेकिन अब तो रियलिटी है 10 साल बाद ही कंपनियों ने प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया डिजाइनर बेबी वाला। लेकिन इसमें बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं। ये तो देखो हम सीधा सीधा मानवता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। जो अमीर लोग हैं वो तो देखो बेस्ट अपने बेबीज डिजाइन करवाएंगे जिनमें ज़्यादा इंटेलिजेंस होगी, ज़्यादा हाइट होगी और ज़्यादा आईक्यू होगा। तो जो ज़्यादा अमीर लोग हैं वो तो अपने बच्चों को सुपर ह्यूमन बना के छोड़ेंगे, सुपर ह्यूमन बना के छोड़ेंगे। तो यहाँ पे एथिकल डायलेमा आ जाता है। एक तरफ देखो हमारे पास में ये करने की क्षमता है, लेकिन देखो अगर मान लीजिए हमारे पास क्षमता है तो क्या कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो गलत काम हम कर दें, लेकिन यहाँ पे तो हम कर रहे हैं। तो डिबेट है एबिलिटी वर्सेस ह्यूमैनिटी की। एक तरफ मानवता है जिसके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास क्षमता है इसलिए हम वो कर रहे हैं। चलो आप अमीर और गरीब का छोड़िए कि अमीर लोग बेस्ट बच्चे अपने डिजाइन करवाएंगे। अरे यार ये देखो, ये जो चाइना नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग के पास में ये ताकत हाथ लग गई तो कोरिया वालों की हाइट थोड़ी छोटी होती है, वो तो मतलब सुपर ह्यूमन डेवलप करवाने की कोशिश करेंगे, ऐसे सुपर ह्यूमन्स जो लड़ाई में बढ़िया परफॉर्म करें, समझ गए। तो ये तो सच्ची में बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा वर्ल्ड में अगर ये टेक्नोलॉजी का मिसयूज होना स्टार्ट हो गया तो। अब हमारे देश में काला गोरा बहुत पसंद करते हैं लोग, गोरे रंग के पीछे भागते हैं और सारे पेरेंट्स बोलेंगे हमारा बच्चा गोरा होना चाहिए। तो काले रंग के जो बच्चे हैं उनके साथ में, बेचारों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्टीरियोटाइपिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हो कितना बड़ा क्राइसिस है। ये जो ऑर्किड जैसे स्टार्टअप्स है ना, ये एम्ब्रियो की फुल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफर कर रहे हैं आज के समय में, और ये मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबल है, अब सिर्फ अमीर लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। कोइनबेस एक कंपनी है, इसके सीईओ बोलते हैं कि देखो आज के समय में ना एम्ब्रियो का जो डीएनए है यूट्रस में इंसर्ट करने से पहले ना सिर्फ डीएनए स्टडी किया जा सकता है बल्कि डीएनए को एडिट भी किया जा सकता है। आप ग्लोबल ट्रेंड देखिए, अब कई कई देशों में तो देखो ये जो डिजाइनर बेबी वाला कंसेप्ट है ना, इस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ साल पहले की बात है, चाइना के एक रिसर्चर ने ना ऐसे जीन एडिटिंग की थी और एक बच्चे को जन्म दिलवाया था। उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि आपने गलत काम कर दिया, मानवता को चैलेंज है ये। लेकिन देखो वो सारा क्रिटिसिज्म तो पुराना हो गया। आज के समय में तो खुलेआम कंपनीज ये ऑफर कर रही हैं, और चाइना में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो जीन्स को एडिट करवा रहे हैं बच्चों में, स्ट्रेंथ के लिए, इंटेलिजेंस के लिए। वहाँ पे कुछ लैब्स में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जबकि देखो इंडिया जैसे देश है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं,
अब ये तो वैल्यूज़ की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब एक देश ये करेगा तो दूसरा देश थोड़ी ना पीछे रुकेगा। अब चाइना युद्ध के लिए सुपर ह्यूमंस प्रोड्यूस करवाएगा, तो देखो यार यूएसए जैसे देश भी तो सोचेंगे ना कि भैया चाइना खुलेआम ये कर रहा है तो हम क्यों रुके, एक देश कर रहा है तो हम क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगाएं इस चीज़ पे। तो इसीलिए इसी से ग्लोबल बायोएथिक्स क्राइसिस आने वाले हैं आने वाले समय में, और ये एक ऐसी चीज़ है जो अब रूबिकॉन क्रॉस हो चुका है। मतलब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि पीछे जाना अब मुमकिन नहीं है। और हमारे देश में तो यार कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना तो मिसयूज़ पहले हो जाता है। जैसे अल्ट्रासाउंड आया, अब अल्ट्रासाउंड आया अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ में था कि बेबी जो पेट में है उसका ठीक से एनालिसिस हो सके कि वो हेल्दी तो है, लेकिन हमारे वाले तो लल्लू हैं, बेवकूफ़ हैं। उन्होंने लड़का लड़की का टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अल्ट्रासाउंड से, और लड़की को बेचारी बच्चियों को पेट में मारना स्टार्ट कर दिया, एबॉर्शन करवाना स्टार्ट कर दिया। रिजल्ट क्या निकला? हरियाणा में सेक्स रेशियो एट बर्थ 1000 बॉयज़ के पीछे 9-10 गर्ल्स आ गई। अगर जीन एडिटिंग यूज़ की जाएगी हमारे देश में तो हमारे वाले सुपर ह्यूमन के पीछे तो बाद में भागेंगे। मतलब ये नहीं बोलेंगे पेरेंट्स की इंटेलिजेंस अच्छी होनी चाहिए, आईक्यू अच्छी होनी चाहिए, पेरेंट्स डिमांड करेंगे फेयर स्किन होनी चाहिए और हाइट वाले सन्स होने चाहिए। तो अगर ये वाइडली यूज होने लगी ना जीन एडिटिंग, तो कास्ट के प्रति डिस्क्रिमिनेशन, कलर के प्रति डिस्क्रिमिनेशन, ये सब बहुत बढ़ जाएगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो हमारे पास में तो ना स्पिरिचुअलिटी है, हमारा सिविलाइजेशन हमेशा से एथिक्स की बात करती आई है, कर्मा के कंसेप्ट ने और ह्यूमन डिग्निटी के कंसेप्ट ने हमें गाइड किया है। इवन वैक्सीन की जब बात थी ना कोविड-19 की महामारी के दौरान, उस समय भी इंडिया ने कंपैशन शो किया था और अफ्रीका के देशों में वैक्सीन भेजी थी। तो यहाँ पे ना बायोटेक में कंपैशन और इनोवेशन ऐड करने की आवश्यकता है, समझ गए? तो ये राइटर एक और चीज़ बोलते हैं, अब ये जो क्रिस्पर वाली टेक्नोलॉजी है ना, ये जीन एडिटिंग वाली, ये कहीं और भी इस्तेमाल हो रही है। जैसे कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कि मॉस्किटोज़ में ये जीन एडिटिंग कर दी जाए ताकि मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, या फिर जो ड्रोट रेसिस्टेंट क्रॉप्स हैं वो डेवलप की जाएं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की सहायता से, जिससे कि ड्रोट में भी किसान अच्छी फसल उगा सकें। राइटर बोलते हैं देखो ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए ये जो हम बदलाव कर रहे हैं ना, मॉस्किटोज़ की जीन एडिटिंग कर रहे हैं, ये सब ऐसा ना हो जाए कि फूड चेन में पूरा का पूरा कुछ कोई स्पीसीज जो है पूरी की पूरी एक्सटिंक्ट ही हो जाए, लुप्त ही हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत रिस्की है ये चीज़। तो अब लास्ट में इंडिया के लिए सजेशंस दिए जाते हैं। इंडिया के लिए क्या सजेशंस हैं? देखो इंडिया के लिए सबसे पहला सजेशन ये है, रिसर्च ज़्यादा करो भैया, दूसरे देश आगे निकल रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और जो सीरियस वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मिल के रिसर्च करनी होगी और लोकल एक्सपर्टीज डेवलप करनी होगी बायोटेक के क्षेत्र में, समझ रहे हो? इनोवेशन आनी चाहिए बायोटेक के क्षेत्र में, लेकिन वो इंडियन वैल्यूज़ के हिसाब से हो। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? एक्सेस को इक्विटेबल बनाओ। मतलब देखो इंडिया ने, आपको पता है, जेनरिक ड्रग्स के बारे में काफ़ी अच्छा काम किया है। जेनरिक ड्रग्स इंडिया से जाती हैं अफ्रीका के देशों में। वैसे ही जो ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है ना, इसको भी पब्लिक के लिए ईजिली एक्सेसिबल बनाने की दिशा में इंडिया काम करे। चाहे इसके लिए सरकार को अपनी तरफ से फंडिंग देनी पड़े, इंसेंटिव देने पड़े, सब्सिडी देनी पड़े, तो उस पर भी सरकार विचार करे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी ना हमारा जो बायोटेक संबंधित लाज है ना वो पुराने लाज हैं, लेकिन अब तो बायोटेक में रेवोल्यूशन आ चुका है जीन एडिटिंग के बाद में। तो सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए जीन एडिटिंग से संबंधित क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, और कैसे सरकार रेगुलेशन करेगी इस सेक्टर को। थोड़ा सरकार को बेहतर रेगुलेशन करना चाहिए। चौथा सजेशन ये है, जैसे देखो वैक्सीन के केस में ना इंडिया ने लीड किया, इंडिया ने नैरेटिव सेट किया कि वैक्सीन सबको मिलनी चाहिए। उसी प्रकार से ना जीन एडिटिंग के मामले में, डिजाइनर बेबीज के मामले में इंडिया लीडर बने और नैरेटिव सेट करे कि ये जो बेबीज हैं इनमें नॉन मेडिकल जो ट्रेट्स हैं जैसे गोरा, काला, हाइट, ये सब बैन होने चाहिए, और जीन एडिटिंग का ज़बरदस्त रेगुलेशन होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ऐसे रूल्स इंडिया सेट करवाए पूरे वर्ल्ड में। लास्ट में देखो ये बोला जाता है, यूएसए में देखो सिंपल एक मॉडल है, प्रॉफिट फर्स्ट। उनके लिए कोई एथिक्स उथिक्स मैटर नहीं करते, वो प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करता है। यूएसए कैपिटलिज्म वाला देश है,
चाइना में स्टेट कंट्रोल है, स्टेट को अगर अच्छा लगेगा कि हाँ डिजाइनर बेबीज प्रोड्यूस करवाने हैं अपने फायदे के लिए तो स्टेट करवाएगा। चाइना में तो अथॉरिटेरियन रेजीम है। सिर्फ इंडिया है जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बात करता है। तो इंडिया के पास अच्छा मौका है इस मामले में पूरे वर्ल्ड में लीड करने का। टेक्नोलॉजी जो है वो सबको सर्व करनी चाहिए, ज़्यादातर लोगों को सर्व करनी चाहिए, ना सिर्फ पावरफुल लोगों को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो क्राउड मैनेजमेंट के बारे में है। देखो हमने ना 2 दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था बेंगलुरु में जो स्टैम्पिड हुई थी उससे संबंधित। उसमें रिलेटिवली थोड़ी जनरल बातें बोली गई थी कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी अलग अलग अथॉरिटीज़ के बीच में और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आज का ये आर्टिकल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये देखो आरसीबी टीम जीती थी और उसके बाद प्लेयर्स को फेलिसिटेट करने के लिए एक सेरेमनी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बुलाई गई थी। बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई, भगदड़ मच गई और निर्दोष लोगों की जान चली गई, मतलब 7 लोगों की डेथ हुई थी। तो आज के ना इस आर्टिकल में राइटर बोलते हैं देखो भारत तो गैदरिंग का देश है। बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि कुंभ मेले में इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा, इस साल भी कुंभ मेले में 40 करोड़ लोगों के इकट्ठा होने का टारगेट था। अब हुए कितने वो तो पता नहीं, लेकिन शुरू में बोल रहे थे, आपको भी याद होगा कि 40 करोड़ लोग आएंगे कुंभ मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कुंभ में भी भगदड़ मची थी, वहाँ भी लोगों की जान गई थी। तो इंडिया में चाहे देखो क्रिकेट मैच हो या फिर कोई रिलीजियस प्रोग्राम हो, हाथरस में आपको याद होगा कुछ महीनों पहले भगदड़ हुई थी, काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। वैष्णो देवी में भगदड़ मची, मतलब हर 2-3 महीने पहले ये भगदड़ की खबरें आती ही रहती हैं। तो जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है ना तो फिर बोलते हैं अरे स्ट्रिक्ट पुलिसिंग होनी चाहिए, इंसिडेंट की जांच की जाएगी। बात देखो ये इशू सिर्फ पुलिसिंग का नहीं है, ये इशू गवर्नेंस का इशू है। आप बोलोगे सर कैसे, गवर्नेंस का इशू कैसे है? गवर्नेंस का इशू देखो ऐसे है, आप पहले एक चीज़ समझो, क्राउड पहले कैसे जमा होती थी और आज के समय में कैसे जमा होती है। पहले ना थोड़ा प्रेडिक्टेबल सिस्टम हुआ करता था कि हाँ इलेक्शन की रैलीज हैं तो अभी क्राउड जमा होगी। पुलिस पहले से तैयार हुआ करती थी और सारा अरेंजमेंट अच्छे से हुआ करता था। लेकिन जब से ये अब मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया आया है ना, तो देखो सेलिब्रिटीज़ के आने से ना तुरंत भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जैसे ये प्लेयर्स एक प्रकार से सेलिब्रिटी तो थे, ट्विटर पे पोस्ट हुआ कि टीम आने वाली है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में और आग की तरह वो खबर फैल गई, लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए। तो ये आप बोलोगे एक प्रकार से जैसे फ्लैश फ्लड आती है ना, एकदम से फ्लड आ जाता है, पानी आ जाता है एकदम से, तो ये फ्लैश क्राउड है, मतलब एकदम से क्राउड आ गया जिसको पुलिस को कोई उम्मीद ही नहीं थी। इस क्राउड का ना कोई लीडर है, इस क्राउड का ना कोई स्ट्रक्चर है। आमतौर पे क्राउड का लीडर होना तो क्राउड को मैनेज करना आसान होता है, लेकिन ये एकदम से सोशल मीडिया पे खबर सुन के क्राउड आई है तो सब अपने अपने ढंग से बिहेव कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब ऐसे क्राउड को आप अगर देखो लाठीचार्ज, बैरिकेड, माइक्रोफोन, मेगाफोन, उन सब से हैंडल करने की कोशिश करोगे ना, आप सफल नहीं हो पाओगे। ये देखो मॉडर्न क्राउड का चैलेंज है, तो इसके लिए हमें मॉडर्न सॉल्यूशन चाहिए। कुल मिला के देखो जो इवॉल्विंग क्राउड का बिहेवियर है ना कि एकदम से भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पागलों की तरह बिहेव करती है, अब इसके लिए ना मॉडर्न गवर्नेंस चाहिए। और हमें ऐसी गवर्नेंस चाहिए कि हर बार ऐसा ना हो कि अलग अलग राज्यों में जब भीड़ इकट्ठा हो तो अलग से तैयारी की जाए। नहीं, पूरे भारत में एक फ्रेमवर्क बना लो ना आप क्राउड मैनेजमेंट का। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है कि डिजास्टर आएगा तो ये तैयारियां पहले से करनी है और बाद में ये करना है, पहले से सब कुछ तय है, डिसाइडेड है। तो उसी प्रकार से आप क्राउड को मैनेज करने का भी एक प्रोटोकॉल डिसाइड कर लो, फ्रेमवर्क बना लो कि क्राउड जहां पे भी इकट्ठा होगी हम ये एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। समझ रहे हो? मतलब जहां पे भी भीड़ इकट्ठा होना, आप पहले से रिस्क को एसेस कर लो। भीड़ का साइज क्या है, भीड़ में किस एज ग्रुप के लोग हैं, किस टाइम पे इकट्ठा हो रही है। और इस नेशनल क्राउड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में ना अलग अलग भीड़ के लिए अलग अलग एसओपी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 50,000 तक की भीड़ के लिए अलग से तैयारियां, अगर भीड़ 1 लाख तक की है तो अलग से तैयारियां, 2 लाख तक की भीड़ है तो अलग से अलग लेवल की तैयारियां। ऐसे भीड़ को अलग अलग लेवल में डिवाइड करके फ्रेमवर्क दिया जा सकता है इस नेशनल क्राउड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में। इसमें सब कुछ लिखा हो
कि भीड़ एक जगह पे इकट्ठा हो रही है तो पहले से क्या प्लानिंग होगी, भीड़ को अगर एग्जिट करवाना है तो एग्जिट कहाँ से करेगी भीड़, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी, सब कुछ पहले से। और नेशनल क्राउड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में ना कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करवा लो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, सिविल बॉडीज हैं यानी म्यूनसिपैलिटी है, सब एक जगह पे इकट्ठा हो और एक ही जगह पे बैठ के आपस में कोऑर्डिनेट करें। जॉइंट ऑपरेशनल सेंटर होना चाहिए सभी डिपार्टमेंट का। आप सोच के देखो, भीड़ इकट्ठा हो गई, अब देखो फायर डिपार्टमेंट अलग से चल रहा है, पुलिस अलग से चल रही है, लोकल बॉडी अलग से चल रही है, आपस में बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर देखो और लोगों की जान चली जाएगी ना भगदड़ में। तो होना ये चाहिए, भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान ना एक सिंगल रूम होना चाहिए जिसको बोला जाए जॉइंट ऑपरेशन सेंटर, जिसमें सभी अलग अलग डिपार्टमेंट के ऑफिशियल बैठे हों और रियल टाइम में कोऑर्डिनेशन हो रहा हो सबके बीच में। तो कितना बढ़िया ढंग से क्राउड को मैनेज किया जाए, समझ रहे हो। और देखो एक चीज, अभी क्या होता है जब हादसा हो जाता है ना तब सरकार जागती है कि हाँ हम जांच करवाएंगे, लेकिन देखो अर्बन प्लानिंग में ना, मतलब शहरों की जब प्लानिंग होती है तो शहरों की प्लानिंग में क्राउड मैनेजमेंट को तवज्जो दी जाए। जगह जगह पे शेल्टर होने चाहिए ताकि वहां पे भीड़ इकट्ठा होकर रुक सके, वेट कर सके। एग्जिट पाथवेज होना चाहिए, भीड़ एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तो कहाँ से उनको निकाला जाएगा, उनके निकलने के लिए एग्जिट पाथवे होने चाहिए। तो मतलब शहरों की प्लानिंग में, अर्बन एरियाज की प्लानिंग में ये सब इंफ्रा होना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट से संबंधित। हमारा जो सोच है वो रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए कि इंसिडेंट होने के बाद जागेंगे, प्रोएक्टिव होना चाहिए, समझ रहे हो। फिर देखो राइटर बोलते हैं कई बार ना भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्लियर साइनेज नहीं होता कि रास्ता कहाँ से है, एग्जिट कहाँ से करना है, ऐसा क्लियर साइनेज नहीं होता ना, तो क्राउड ना लॉस्ट फील करती है कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है। इस वजह से ना क्राउड का फ्लो प्रभावित होता है, डिसरप्ट होता है। मान लीजिए ये रास्ता है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर आगे सीधा भी जा रहा है, फिर आगे यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। अब यहाँ से जो लोग आएंगे ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें यहाँ जाना है इस साइड या यहाँ जाना है। तो यहाँ पे ना थोड़ा क्राउड धीरे धीरे चलने लगेगा, पूछने लगेंगे लोग, धीरे धीरे चलने लगेगा। तो यहाँ पे लोग ना इकट्ठा होते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे सारे लोग रुक रहे हैं देखने के लिए कहाँ जाना है। जबकि देखो पहले से पता हो कि जिनको मंदिर जाना है, टेम्पल जाना है, वो यहाँ से जाएं, जिनको एग्जिट करना है वो यहाँ से एग्जिट करें। तो जिनको टेम्पल जाना है वो साइड में होकर सीधा यहाँ चलेंगे, एग्जिट करना है वो यहाँ चलेंगे, रुकेंगे नहीं लोग। लेकिन साइनेज कई बार होता नहीं है, ये दिक्कत है। फिर राइटर बोलते हैं आजकल तो यार टेक का जमाना है, बढ़िया टेक यूज करो ना। आजकल ना ज़्यादातर बड़ी सिटीज में ना आप देखोगे सीसीटीवी नेटवर्क और ड्रोन हर जगह है। अब ना पुलिस को ना एआई ड्रिवन क्राउड मॉडलिंग पे काम करना चाहिए। एआई ड्रिवन क्राउड मॉडलिंग, आप पूछोगे सर ये क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं देखो सेफ्टी जो है सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, इवन जनता का कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी होता है, तभी क्राउड अच्छे से मैनेज हो सकता है। तो जब क्राउड को मैनेज करना हो ना, बिल्कुल ट्रस्टेड क्लियर इंफॉर्मेशन लोकल लैंग्वेज में क्राउड को मिलनी चाहिए। और उस समय देखो कम्युनिटी लीडर्स का सहारा लिया जा सकता है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया जा सकता है। इवन लोकल बॉडीज जैसे पंचायतों को रेगुलरली एंगेज करो। जैसे केरला फ्लड के दौरान लोकल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे रिलीफ प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट, और देखो अलग अलग राज्यों के जो पुलिस फोर्सेस हैं ना, उनको देखो आपस में ना बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करनी चाहिए, अपनी लर्निंग्स शेयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो साइलोज में काम कर रहे हैं, उनके बीच में कभी बातचीत नहीं हो रही है। तो क्राउड को मैनेज करने वाले जो इवेंट्स होते हैं ना, किस इवेंट से कौन सी लर्निंग मिली, इसके लिए ना एक रिपोजिटरी होनी चाहिए। जैसे मतलब बेंगलुरु में क्राउड मैनेजमेंट का एग्जाम्पल ऑफिसर्स का, वैष्णो देवी में एग्जाम्पल, सारा एक्सपीरियंस एक जगह पे इकट्ठा हो ताकि बाकी ऑफिसर्स सीख सकें अपने सीनियर्स या फिर दूसरे ऑफिसर्स के एक्सपीरियंस से। और देखो जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ताकि वो सरकार का सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा लें और अपने दम पे इवेंट ना ऑर्गेनाइज करें, जनता की जान जोखिम में ना डालें। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोल सकते हो, क्राउड कंट्रोल देखो टफ तो है लेकिन ज़रूरी है। बट इंडिया में सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है और अच्छी पुलिस फोर्स है,
लेकिन बस आवश्यकता है कोऑर्डिनेशन की, आवश्यकता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की। तो क्राउड सेफ्टी ये एक रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटी बनना चाहिए। हमें प्रोएक्टिव बिहेव करना है, ना कि इंसिडेंट होने के बाद में। पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो। इंडिया में देखो बाहर की जो लीगल फर्म्स हैं या फिर वकील्स हैं, उनको इंडिया में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस साल मई में ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ना नए रूल्स रिलीज़ किए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया। समझ गए? मतलब जो विदेशी वकील हैं या फिर विदेशी लॉ फर्म्स हैं ना, वो इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकें, इससे संबंधित बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल्स रिलीज़ किए। लेकिन उन रूल्स का ना यूएसए की बहुत सारी जो लॉ फर्म्स हैं ना, उन्होंने विरोध किया। आखिरकार ऐसा क्यों? सबसे पहले आप ये जानिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नए रूल्स रिलीज़ किए ही क्यों। देखो इसलिए रिलीज़ किए ताकि थोड़ा हमारे देश में लीगल प्रैक्टिस को ना लिबरलाइज किया जा सके। मतलब जो फॉरेन लॉयर्स या फिर लॉ फर्म्स हैं वो इंडिया में आके काम कर सकें। लेकिन देखो कुछ शर्तें रखी गई हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे फॉरेन लॉयर्स जो हैं उनको इंडिया में आके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, और इंडिया धीरे धीरे ओपन होगा फॉरेन लॉ फर्म्स की प्रैक्टिस के लिए, विदेशी वकीलों की प्रैक्टिस के लिए। एक ही बार में ओपन नहीं होगा। लेकिन इंडिया ने जब ये रूल्स रिलीज़ किए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, तो यूएस फर्म्स ने ना क्रिटिसाइज़ किया इंडिया के रूल्स को। सबसे पहले यूएस के फर्म्स ने ये बोला कि देखो इंडिया ने ना नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर लगा दिए हैं। जो बैरियर है ना वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टैरिफ, मतलब आपने टैक्स लगा दिया। टैक्स लगा दिया तो बाहर की जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो इंडिया में आ नहीं सकेगी। दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई कंपनी शर्ट्स इंपोर्ट कर रही है, सरकार ने बोल दिया कि सिर्फ रेड शर्ट्स इंपोर्ट होंगी, बाकी शर्ट्स इंपोर्ट नहीं हो सकती, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर है। तो यूएस की फर्म्स ने ये बोला कि देखो इंडिया ने विदेशी लॉयर्स को और विदेशी लॉ फर्म्स को आने की इजाज़त तो दी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन लगा दी हैं जिनको फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक प्रकार से ना नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर है, रुकावट पैदा कर दी है ताकि कम से कम विदेशी लॉयर इंडिया में आए। जैसे देखो प्रोसीजर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और बहुत कम विदेशी वकील उस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को पूरा कर पाएंगे। इस वजह से बहुत कम वकील यहां पे आके प्रैक्टिस कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यूएस की फर्म्स का ये है। देखो बाकी तो कई सारे देशों की लॉ फर्म से कंसल्ट किया गया, लेकिन हमसे कंसल्टेशन ही नहीं किया गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन रूल्स को बनाने से पहले। फिर यूएस की लॉ फर्म्स का एक शिकायत ये भी है कि इन रूल्स में ये बोला गया है कि अगर देखो कोई विदेशी वकील इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहता है ना, कोर्ट में केस लड़ना चाहता है, तो उसे ना बताना पड़ेगा कि आपका किस टाइप का वर्क है, नेचर क्या है आपके वर्क का, और आपके क्लाइंट की आइडेंटिटी भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन यूएस की फर्म कहती है भैया हम आइडेंटिटी क्यों डिस्क्लोज करें, कॉन्फिडेंशियल होती है ये सब चीज़ें, हम क्यों डिस्क्लोज करें। फिर नेक्स्ट है, इंडिया के रूल्स में एक बात ये लिखी गई है कि जो विदेशी वकील है ना वो केस लड़ने के लिए इंडिया में आएँ और वापस चले जाएं, फ्लाई इन फ्लाई आउट, लेकिन एक साल में 60 दिन से ज़्यादा समय के लिए इंडिया में ना रुकें। समझ गए? तो यूएस की फर्म्स कहती है कि यार हमने तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाया इंडियन लॉयर्स के लिए, उन्होंने ऐसा रूल क्यों बनाया फ्लाई इन फ्लाई आउट कि आप केस लड़ो और चले जाओ वापस, और मैक्सिमम 60 दिनों तक इंडिया में रह सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। फिर यूएस की फर्म एक बात ये भी बोलती है कि रूल बनाने से पहले हमसे ज़्यादा कंसल्टेशन नहीं किया गया, और ट्रांजिशन टाइम कम है, हमें एडजस्ट होने के लिए टाइम नहीं दिया गया। यूएस की फर्म ये भी बोलती हैं इससे इंडिया और यूएस के बायलैटरल लीगल ट्रेड पे असर पड़ेगा, और जो फॉरेन लॉयर्स हैं इंडिया में उनको रेगुलेटरी डिसएडवांटेज होगा एज कंपेरिजन टू लोकल लॉयर्स। उनको रेगुलेशन करने में ही पसीने आ जाएंगे, सारे कागजात पूरे करने में पसीने आ जाएंगे, और जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं कि हाँ क्लाइंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ये यूएसए में जो बार काउंसिल हैं उनके एथिक्स के अगेंस्ट हैं। और जो लाइसेंसिंग सिस्टम है कि विदेशी जो वकील आएंगे उनको यहाँ पे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को और लाइसेंस मिलेगा।
लाइसेंसिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिजिड है और काफ़ी ज़्यादा ओपेक भी है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये सारा क्रिटिसिज्म है यूएस की फर्म्स का। बट इस आर्टिकल में ना राइटर अपनी तरफ से जवाब देते हैं। वो बोलते हैं यूएस की फर्म्स का ये कहना कि इन रूल्स से बायलेटरल ट्रेड पे असर पड़ेगा, ये कैसे पॉसिबल है भैया? बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई ट्रेड बॉडी थोड़ी ना है, रेगुलेटर है ये। और लीगल प्रैक्टिस संविधान में ना ट्रेड नहीं कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है कि लीगल प्रोफेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है पर्सनल सर्विस का। जैसे डॉक्टर अपनी पर्सनल सर्विस देता है वैसे ही वकील अपनी पर्सनल सर्विस देते हैं, तो ये ट्रेड नहीं है। अब यार राइटर को पॉइंट तो बोलने हैं, असल में हो तो व्यापारी गए, आपको भी पता है। जोली एलएलबी मूवी वो सब हम देखते ही हैं, रियलिटी में देखते हैं, चलो मूवी छोड़ो, कि इस प्रकार से वकालत भी एक बहुत बड़ा एक व्यापार बन गया है और लाइजनिंग करवाई जाती है। मिडलमैन का काम करते हैं कई बार वकील, केस को सेटल डाउन करने के लिए जज को भी रिश्वत दी जाती है, बहुत कुछ गलत है। लेकिन अभी फ़िलहाल आर्टिकल पे फोकस करते हैं। आर्टिकल के अनुसार ये जो वकालत वाली चीज़ है ना, नोबल प्रोफेशन है, ये ट्रेड नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, इवन देखो यूएस में मान लीजिए 50 प्रोविंस हैं, हमारे लॉयर्स वहाँ पे जाके काम कर सकें। यूएस के हर एक प्रोविंस में अलग रूल हैं, अलग बार एग्ज़ाम है, अलग अलग कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म कंडीशन है ही नहीं। तो देखो हमारे देश में तो बल्कि हम पूरे भारत के लिए सेम ही रूल्स दे रहे हैं, लेकिन यूएसए ने तो सेम रूल्स ही नहीं दिए, समझ गए। और नेक्स्ट पॉइंट में राइटर बोलते हैं, रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है फेयर ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि जैसा यूएसए कर रहा है वैसा ही हम करें, नहीं भैया, हम वैसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फेयर ट्रीटमेंट जरूर देंगे सबको। जैसे एक पॉइंट ये है, जैसे इंडिया में कोई विदेशी वकील आना चाहता है ना काम करने के लिए, तो उसको अपनी वहाँ की बार काउंसिल से ना गुड करेक्टर का सर्टिफिकेट लाना होगा कि हमारा करेक्टर अच्छा है। तो यूएस फर्म्स का कहना है कि यार ये मिलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी है ही नहीं यूएसए में जो इस प्रकार का सर्टिफिकेट देती हो। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है, अरे यार आप जहाँ काम करते हो वहीं से सर्टिफिकेट ले आओ, कोई सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो हम एडजस्ट कर लेंगे, चिंता मत करो, इतना चलेगा। फिर क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आती है। यूएस की फर्म्स कहती हैं कि हम क्लाइंट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो राइटर बोलते हैं यार बार काउंसिल ऑफ इंडिया सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगती है कि क्लाइंट कौन है, ऐसा थोड़ी ना कि उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांग लेगी, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और ये पूछा जाएगा लीगल फर्म से, यूएसए की जो लीगल फर्म्स आएंगी, कि आपका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, आप कॉरपोरेट कंपनीज के लिए काम कर रहे हो या फिर संविधान के रिगार्डिंग काम कर रहे हो, कौन से क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, आपका नेचर ऑफ वर्क कैसा है, ये पूछा जाएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और देखो ये विदेशी फर्म्स को और विदेशी वकीलों को इंडिया में काम करने की इजाज़त देना, ये डिबेट ना नई डिबेट नहीं है, 20 सालों से डिबेट चल रही थी। तो 2009 में लॉयर्स कलेक्टिव वाले इशू में ना सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे लीगल इश्यूज रेज किए थे कि हाँ भाई उनको इजाज़त दे दी जाए। और AK बालाजी 2018 वाले केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ही दे दी कि टेम्परेरी एंट्री दे दी जाए विदेशी वकीलों को, लेकिन रेगुलेशन के साथ में। तो 20 सालों से कंसल्टेशन चल रही थी, उसका रिजल्ट अभी निकला है। तो ये जो नए रूल्स हैं ना, विदेशी वकीलों को और विदेशी फर्म्स को इंडिया में काम करने के लिए इजाज़त देना, रूल्स बनाना, इससे तो बल्कि कोऑपरेशन बढ़ेगा, कन्फ्लिक्ट थोड़ी ना है। इन रूल्स में देखो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है और रूल्स अच्छे हैं। यूएस फर्म्स का जो क्रिटिसिज्म है वो खराब है। लास्ट में देखो एथिक्स का छोटा सा पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में। देखो वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? वैल्यूज़ का मतलब होता है समथिंग वैल्यूएबल टू अस, मतलब हमारे लिए कोई चीज़ कीमती है। जैसे ऑनेस्टी है, कुछ ऑफिसर्स के लिए ऑनेस्टी एक वैल्यू होती है, तो मतलब उन लोगों के लिए, उन ऑफिसर्स के लिए ना ऑनेस्टी है वैल्यूएबल। अब किसी पर्सन के लिए कोई चीज़ वैल्यूएबल होती है तो वो उसी हिसाब से काम करता है ना, तो फिर उनका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है वैल्यू के हिसाब से। फिर वो रिश्वत वगैरह नहीं लेते। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, जो वैल्यूज़ है ना, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे एक्शंस और डिसीजंस को गाइड करते हैं।
थोड़ा और एक्सपेंड करके बताऊं डेफिनेशन, वैल्यूज आर द प्रिंसिपल्स और बिलीव्स दैट गाइड आवर बिहेवियर, रिलेशनशिप और डिसीजंस इन लाइफ। आसान शब्दों में बताऊं, वैल्यूज देखो वो प्रिंसिपल्स और बिलीफ होते हैं जिनके बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं, जिनके बेसिस पे हम बिहेव करते हैं रिलेशनशिप्स में, ऑफिस में, जिनके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं लाइफ में। ये जो वैल्यूज है ना, ये कंपास की तरह होती हैं। ये हमें बताती हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अब देखो एक ऑफिसर है, ऑफिसर के पास में ना रिश्वत का ऑफर आया। अब अगर उसकी वैल्यू ऑनेस्टी है, प्रोबिटी है, तो वो ऑफिसर रिश्वत डिनाई कर देगा। लेकिन ऑफिसर की वैल्यू अगर है मनी, कंफर्टेबल, लग्जरी, तो वो ऑफिसर फिर तुरंत के तुरंत उस रिश्वत को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी मनी है। तो मतलब ये जो वैल्यूज होती है ना, इंसान के जीवन में ना एक मोरल कंपास की तरह होती है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कहां पे जाना है। जैसे गांधी जी के लिए वैल्यू थी ट्रूथ, उनके लिए सबसे बड़ी वैल्यू थी। उन्होंने देखो जेल जाना मंजूर किया लेकिन झूठ नहीं बोला। फीचर्स क्या हैं ह्यूमन वैल्यूज के? ये सारे फीचर्स हैं। सबसे पहला तो आपको पता लग ही गया, वैल्यूज हमें मोटिवेट करती है एक्शंस लेने के लिए, सही चीजें करने के लिए। जैसे मेरी वैल्यू है, मान लीजिए लव ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब आप लोगों से जो प्यार मिला है, तो वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती चीज़ है। तो फिर मैं एक्शन लूँगा, क्योंकि मेरे पास में ये वैल्यू है आप लोगों का प्यार, मैं इस पे एक्शन लूँगा और 7 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इसलिए वैल्यूज़ मोटिवेट करती हैं एक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट, सेफ बिहेवियर। वैल्यूज़ हमारा बिहेवियर शेप करती हैं, जैसे बड़ों की रिस्पेक्ट। वैल्यूज़ क्लैरिटी लेके आती हैं लाइफ में, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, लाइफ में क्लैरिटी लेके आती हैं वैल्यूज़। वैल्यू बेस्ड पर्सन का ना कंसाइंस बिल्कुल क्लियर होता है, उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है। समझ गए? तो इसलिए तो जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, बढ़िया ऑफिसर्स होते हैं, उनको अंदर से क्लैरिटी होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना होता, क्योंकि उनका कंसाइंस बिल्कुल क्लियर होता है अंदर से। फिर नेक्स्ट है कल्चरल फाउंडेशन। मतलब देखो किसी भी सिविलाइजेशन का फाउंडेशन होती है वैल्यूज़। जैसे इंडिया में अतिथि देवो भव, जापान में पंक्चुअलिटी। तो ये वैल्यूज़ ना किसी भी सिविलाइजेशन की नींव होती हैं, आप कह सकते हो फाउंडेशन होती हैं, जिससे उस फाउंडेशन की पहचान हो, जिससे उस सिविलाइजेशन की पहचान हो। फिर नेक्स्ट है वैल्यूज से देखो हमारा करेक्टर पता लगता है। जिस इंडिविजुअल के पास में जैसी वैल्यूज होती है ना, उससे पता लग जाता है कि वो कैसा इंडिविजुअल है। इससे उसका जो करेक्टर है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि वो कौन है। नेक्स्ट, डायनामिक येट रूटेड। मतलब देखो वैल्यूज वैसे जैसे हमें माँ बाप से मिली, स्कूल से मिली, तो मतलब डीपली रूटेड होती है, आसानी से चेंज नहीं होती। लेकिन देखो कई बार विद एक्सपीरियंस वैल्यूज चेंज भी हो जाती हैं। समझ गए? वैसे डायनामिक होती हैं येट रूटेड, इतना आसानी से चेंज नहीं होती, लेकिन थोड़े एक्सपोजर से, ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ कुछ वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। फिर आगे के पॉइंट्स तो देखो रिलेटिवली सिंपल हैं। जैसे पर्सनल डिसीजंस में इन्फ्लुएंस डालती हैं वैल्यूज़, मोरल इन्फ्लुएंस डालती हैं, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, जो मैंने आपको बताया ना, पर्सनल डिसीजंस में मोरल इन्फ्लुएंस डालती हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ देखो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने में मदद करती हैं। जैसे देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर्स में ये वैल्यू है इम्पार्शियलिटी की, न्यूट्रलिटी की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छे से काम करेगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर ये वैल्यूज़ नहीं है तो फिर कमज़ोर इंस्टीट्यूशन बनेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक से काम नहीं कर पाएगा। वैल्यूज़ देखो दोनों जगह जरूरी है, प्राइवेट लाइफ में भी और पब्लिक लाइफ में भी। प्राइवेट लाइफ में वैल्यूज़ जैसे लव, रिस्पेक्ट, ये सब, और पब्लिक लाइफ में जो हमने बात की थी ट्रांसपेरेंसी, ये सब, अकाउंटेबिलिटी, ये सब। तो किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी की ना आत्मा होती हैं वैल्यूज़। अगर किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में वैल्यूज़ नहीं है तो फिर वो सोसाइटी में कैओस क्रिएट हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर एनार्की डेवलप हो जाएगी और क्राइम बढ़ जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी अगर वैल्यूज़ नहीं होंगी लोगों में।
कुछ एग्जाम्पल्स देखिए यूनिवर्सल वैल्यूज जो हर समाज में देखने को मिलती हैं। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी की जो रिस्पेक्ट है वो हर समाज में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है। एम्पैथी मतलब दूसरों के पेन्स को फील करना, हर समाज में है ये वैल्यू। केरला में फ्लड के दौरान कितनी मदद आई, लोकल लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के, बाहर से भी मदद आई, तो ये एम्पैथी है। फैमिली के लिए रिस्पेक्ट, बड़ों के लिए, बड़ों एल्डर्स को ऑनर करना, पेरेंट्स को सम्मान देना, ये वैल्यू हर समाज में देखने को मिलती है। एनिमल्स को लव करना, एनिमल्स के ऊपर अत्याचार का विरोध करना, ये भी हर जगह है। हार्डवर्क, ये भी हर जगह वैल्यू है। ये कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ के एग्जाम्पल हैं। ऐसा नहीं है कि किसी समाज में ये वैल्यूज़ हैं, किसी समाज में नहीं है, नहीं, ये वैल्यूज़ हर जगह पे है, यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं। अब कई बार यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है कि वैल्यूज़ डिक्लाइन क्यों हो रही हैं। डिक्लाइन होने के देखो काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहले जैसे मीडिया है, मीडिया के कारण वैल्यूज़ डिक्लाइन हो रही हैं। रियलिटी शोज़ में ना काफ़ी रूड बिहेवियर को भी कूल बनाया जाता है, जो ज़्यादा चिल्लाता है वो हीरो बना दिया जाता है। दूसरा नंबर है ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, अलग अलग देशों का कल्चर आ रहा है, जैसे हमारे देश में भी, तो ना इनसे क्या हो रहा है, हमारे जो ट्रेडिशंस है ना वो कमज़ोर हो रहे हैं। मतलब पहले अलग अलग राज्य का अलग अलग पहनावा था, अब हर जगह वेस्टर्न कपड़े लोग पहनते हैं, जीन्स वगैरह। अपनी बोली, अपना त्यौहार भूल गए हैं। वैलेंटाइन डे, वुमेन डे, मदर डे, फादर डे, ये सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे यार, ये मदर डे, फादर डे हमारा थोड़ी ना है। हम वो लोग नहीं हैं जो माता पिता को एक दिन याद रखते हैं, उनके नाम से एक दिन सेलिब्रेट करते हैं। हमारा कल्चर, माता पिता का अलग ही स्थान है हमारे कल्चर में। वेस्टर्न कंट्रीज में होता होगा कि हाँ एक दिन मदर के लिए एलोकेट कर दो, फादर के लिए एलोकेट कर दो, लेकिन हमारे देश में भी ये आने लगे हैं। मेटरलिज्म, आजकल मेटरलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा बन गया है। दिवाली पे दिए नहीं जलाए जाते, बस अमेजोन सेल का इंतज़ार करते हैं लोग। फिर देखो फैमिलीज टूट रही हैं। संस्कार देने वाले जो बुजुर्ग हैं ना, अब घरों में कम मिलते हैं, इस वजह से फैमिलीज़ में संस्कार नहीं होते, फैमिलीज़ टूट रही हैं। इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस है, ये भी एक रीज़न है वैल्यूज़ के ख़त्म होने का। ओवर कंपटीशन हो गया है हर जगह पे, टॉपर बनना है। अब इस प्रेशर के चलते ना लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं, चीटिंग करने को तैयार होते हैं। तो ये प्रेशर भी लोगों को मजबूर करता है, मतलब जिसकी वजह से वैल्यूज़ डिक्लाइन कर रही हैं। फिर देखो टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हर छोटी छोटी बात, हर फेक न्यूज़ वायरल कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ मोरल एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन भी ना, मतलब एथिक्स का सब्जेक्ट भी अब साइड सब्जेक्ट बन गया है। लोग एथिक्स यूपीएससी में भी सिर्फ बोलने के लिए लिख देते हैं, लेकिन बाद में रिश्वत करते पकड़े जाते हैं। 2-3 दिन पहले की बात है, आईएएस ऑफिसर रिश्वत लेते पकड़े गए, जबकि उन्होंने इंटरव्यू में अच्छी अच्छी बातें बोली थी। तो देखो स्कूल करिकुलम में भी ना वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सोशल मीडिया को ना पॉपुलैरिटी को ज़्यादा रिवार्ड करने के बजाय वैल्यूज़ को ज़्यादा रिवॉर्ड करना चाहिए। इनका एल्गोरिथम ऐसा होना चाहिए, फेसबुक का, ट्विटर का, इन सब का। आज के समय में देखो डिजिटल युग में 7 डेडली सिंस कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले है ग्लूटोनी। ग्लूटोनी मतलब जो स्विगी जोमेटो से लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर रहे हैं, ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरा लस्ट, डेटिंग ऐप्स का मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन रियल कनेक्शन गायब है लोगों के बीच में। ग्रीड, सैलरी डबल चाहिए लेकिन लॉयल्टी नहीं। इसके अलावा स्लोथ, मतलब नेटफ्लिक्स और रील्स, काम का टाइम कम और स्क्रोलिंग आज के समय में ज़्यादा होने लगी है। रैथ मतलब ऑनलाइन ट्रोलिंग आज के समय में कितनी ज़्यादा होती है। आपकी शक्ल नहीं दिखती, सामने वाला आपको देख नहीं सकता, इसलिए आप वर्ड्स में कुछ भी लिख देते हो, ट्रोलिंग करते हो, बुलिंग करते हो। नेक्स्ट है एनवी। लोग जलने बहुत लगे हैं। इंस्टाग्राम की लाइफ देख लो, इंस्टाग्राम की लाइफ से दूसरे बहुत जलते हैं। मतलब एक पर्सन की सक्सेस देख के, पहले क्या होता था जब सोशल मीडिया वगैरह नहीं होती थी ना, तो लोगों का सर्कल आसपास के लोगों से होता था, तो इतनी जलन नहीं होती थी। लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया पे दूसरों की सक्सेस साफ दिखती है, इसलिए लोगों में जलन काफ़ी ज़्यादा होती है। प्राइड मतलब फेक लाइफस्टाइल दिखा के लाइक्स हासिल करना, अपनी वाई बटोरना। तो देखो इन सब चीज़ों से ना रियल ह्यूमन कनेक्शन जो है वो गायब है, ह्यूमिलिटी गायब है। वर्चुअल वर्ल्ड जो है रियल वर्ल्ड की वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है आज के समय में। नेक्स्ट पॉइंट, जब देखो वैल्यूज़ का पतन होता है ना, तो जानते हो क्या होता है,
सोसाइटी में ट्रस्ट कोलैप्स कर जाता है, लोग एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। वैल्यूज़ के पतन के कारण ना समाज में डिवीज़न बढ़ता है, अलग अलग आइडेंटिटीज़ के लोगों में, अलग अलग कास्ट के लोगों में, समझ गए। मिस इन्फॉर्मेशन से दुश्मनी बढ़ती है, पॉइंट ये है। फिर नेक्स्ट है, सोसाइटी का फैब्रिक कमज़ोर होता है, अपना अपना देखो, बस ये मेंटलिटी हावी हो जाती है, दूसरा जाए भाड़ में, मैं सिर्फ अपना फ़ायदा देखूंगा या देखूंगी, वो वाली मेंटलिटी हावी हो जाती है। नेक्स्ट, सिस्टम की भी बदनामी होती है, मतलब एक आदमी की गलती की वजह से सारी कम्युनिटी का नाम खराब होता है। जैसे अब देखो 3 लड़कियों की वजह से ना, एक तो मुस्कान नाम था ना उस लड़की का जिसने अपने नेवी वाले हस्बैंड की डेथ करवाई थी, अब चल रहा है नाम सोनम रघुवंशी का, जिसने राजा रघुवंशी अपने पति की हत्या करवा दी। ये 3 महिलाएं हैं, लेकिन इन्होंने कितना नाम खराब कर दिया महिलाओं का। तो यही होता है, मतलब कुछ लोगों की वैल्यूज़ खराब होती है, इससे पूरी कम्युनिटी की वैल्यूज़ पे दाग लग जाता है, रेपुटेशन पे दाग लग जाता है। तो इस प्रकार से हमने एथिक्स का छोटा सा पोर्शन डिस्कस किया। ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आज। देखो वैल्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए, और एथिक्स का क्वेश्चन है तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। PYQ हैं, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछे थे वैल्यूज से रिलेटेड, तो ये आप अटेम्प्ट कीजिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।